हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था डिबाई-अकल-ऑनसेगर इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो होती है लैम्डा इन्फिनेटिव माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनेटिव और बाहर आएगा उसके अंडर रूट सी, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टेंस की डिपेंडेंस को शो करती है। आज अपन देखेंगे एक नया टर्म है ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर अभिगमनांक। अभिगमन यानी उसके जाने से संबंधित है, यानी किसी भी आयन है उसकी गति से संबंधित एक टर्म है जिसे अपन कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। तो जनरली अपन देखते हैं कि आयन्स होते हैं अलग अलग, उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाली मात्रा है वो समान होती है। जैसे अपन ने फैराडे का सेकंड लॉ देखा था, उसमें अपन ने यही कहा था कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी आयंस की गति डिफरेंट होते हुए भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा समान होती है। तो इसकी व्याख्या के लिए इटॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये एक चैम्बर बना रखा है जिसे अपन विद्युत सेल कहेंगे। इस सेल के अंदर समान संयोजकता वाले समान संख्या में आयन है। एक खंड है ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी। ए बी के अंदर 6 धनायन और 6 ऋणायन है, बी सी के अंदर 4 धनायन और 4 ऋणायन है, और सी डी के अंदर भी 6 धनायन 6 ऋणायन है। यानी ए बी और सी डी के अंदर समान है और बीच के अंदर के जो खंड है उसमें अलग अलग है। इस चैम्बर में एक एनोड लगा हुआ है जिसे डी भाग में लगा हुआ है और एक कैथोड है जिसे ए भाग में लगा हुआ है। तो जो कैथोड वाला खंड है ए बी उसे अपन कैथोड खंड कहेंगे, एनोड वाला खंड है उसे अपन एनोड खंड कहेंगे, और बीच वाला उसे अपन मध्य खंड कहेंगे। ये तीनों खंड हैं एक काल्पनिक दीवारों द्वारा पृथक है, और ये जो दीवारें हैं ये आयंस के मूवमेंट के लिए या उनके गमन के लिए पारगम्य है। तो अपन यहाँ पे 3 स्थिति देखते हैं। फर्स्ट स्थिति जिसमें अंदर धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या दोनों खंडों में समान है, यानी इसमें 6 धनायन है और 6 ही ऋणायन है, जबकि बीच के खंड में 4 धनायन 4 ऋणायन है। दूसरी और किसी भी आयंस का गमन नहीं हो रहा है। सेकंड स्टेज देखेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि माना धनायन की गति हो रही है, तो धनायन है उनकी गति हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होगी। तो माना कि 2 धनायन है वो एनोड खंड से निकल के कैथोड खंड की ओर गमन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कैथोड खंड के अंदर तो हो गई धनायन की संख्या ज़्यादा और एनोड यानी 8, और एनोड खंड के अंदर हो गई धनायन की संख्या कम यानी 4, जबकि ऋणायन है वो दोनों में 6 हैं। तो यहाँ के जो थे 6 धनायन है वो तो 6 ऋणायन के साथ पेयर बना लेंगे, और जो धनायन है वो अयुग्मित रहेंगे। ये दोनों धनायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह जो एनोड खंड है उसके अंदर 4 धनायन है और 6 ऋणायन है, तो 4 धनायन तो 4 ऋणायन के साथ पेयर बना लेंगे, और जो 2 ऋणायन है वो एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पे मुक्त हो जाएंगे। इस तरह यदि केवल धनायन की गति हो रही है तो एनोड व कैथोड पर मुक्त होने वाले आयंस की संख्या बराबर है, 2 धनायन और 2 ऋणायन। अब अपन थर्ड देखेंगे स्थिति जिसके अंदर धनायन व ऋणायन दोनों की गति हो रही है। अपन देखेंगे कि यहाँ 2 धनायन है वो एनोड खंड से निकल के कैथोड खंड में आ रहे हैं, और जो 2 ऋणायन है वो कैथोड खंड से निकल के एनोड खंड में आ रहे हैं। यानी गति तो हो रही है धनायन और ऋणायन दोनों की, लेकिन दोनों की गति समान है, यानी 2 धनायन मूवमेंट कर रहे हैं और 2 ही ऋणायन मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो अपना कैथोड खंड है उसके अंदर 8 धनायन हो गए और 4 ऋणायन हो गए, जबकि एनोड खंड के अंदर पहले 6 थे तो अब 4 धनायन हो गए और 8 ऋणायन होंगे। यहाँ के 4 धनायन 4 ऋणायन के साथ पेयर बना लेंगे, तो जो 4 अयुग्मित धनायन है वो कैथोड पे मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह एनोड खंड में 4 धनायन 4 ऋणायन के साथ पेयर बना लेंगे, और जो 4 ऋणायन है वो एनोड खंड पे मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ स्थिति है जब धनायन और ऋणायन दोनों की गति हो रही है तथा दोनों की गतियाँ भिन्न भिन्न है। अब यहाँ देखेंगे अपन कि ए बी जो खंड है अपना,
देखिए यहाँ से दो धनायन निकल के एनोड खंड से दो धनायन निकल के कैथोड खंड में आ रहे हैं, और कैथोड खंड से एनोड खंड से, हाँ सही है, एनोड खंड से तो दो धनायन निकल के कैथोड खंड में आ रहे हैं, और कैथोड खंड से 3 ऋणायन निकल के एनोड खंड में आ रहे हैं। तो इस स्थिति में कैथोड खंड में तो टोटल 8 धनायन हो गए और 3 ऋणायन हो गए, जबकि एनोड खंड के अंदर 4 धनायन और 9 ऋणायन हो गए। तो एनोड खंड के अंदर 3 तो पेयर बन गए, और जो 5 धनायन हैं वो कैथोड पे मुक्त हो जाएंगे। एनोड खंड में 4 धनायन तो 4 ऋणायन के साथ पेयर बना लेंगे, और जो 5 एनायन है वो एनोड पे मुक्त हो जाएंगे। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे 5 धनायन, यहाँ 5 ऋणायन, यानी जो धनायन और ऋणायन है जो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है, समान है। जबकि जो बीच वाला खंड है उसके अंदर 4 धनायन और 4 ऋणायन आयंस की संख्या अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि जितने आयंस एक तरफ से अंदर प्रवेश करते हैं उतने ही आयन दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे धनायन जितने प्रवेश कर रहे हैं उतने ही धनायन दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रयोग से अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आयंस है उनकी स्पीड चाहे कुछ भी हो, लेकिन एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाले आयनों की संख्या बराबर रहती है। जैसे स्थिति फर्स्ट में कोई मूवमेंट नहीं था, सेकंड में 2 धनायन हो रहे थे तो दो ही मुक्त हुए थे दोनों पे, थर्ड के अंदर 2 धनायन और 2 ऋणायन की गति हो रही थी तो टोटल 4 थे, और दोनों इलेक्ट्रोडों पे 4 आयन मुक्त हुए थे। इसी तरह स्थिति 5 के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों पे 5 यानी समान आयन मुक्त हो रहे थे। साथ ही ये भी एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन, कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर निक्षेपित या मुक्त होने वाले आयंस की संख्या है वो धनायन तथा ऋणायन की गति के योग के बराबर हो रही है। तो वो सेकंड स्टेज थी, उसके अंदर देखिए 2 धनायन मूवमेंट कर रहे थे, ऋणायन का कोई मूवमेंट नहीं था, तो धनायन प्लस ऋणायन की संख्या कितनी हो गई, 2, और 2 ही मुक्त हो रहे थे। थर्ड स्थिति में 2 धनायन और 2 ऋणायन, तो 2 + 2 4, तो टोटल 4 आयन मुक्त हो रहे थे। फोर्थ स्टेज के अंदर 3 तो ऋणायन और 2 धनायन, तो टोटल हो गए 3 + 2 5, तो टोटल 5। इस तरह टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे वो मुक्त होंगे इलेक्ट्रोड्स पर। लेकिन जो फैराडे था उसके फर्स्ट नियम के अनुसार अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयंस की मात्राएं विलयन में प्रवाहित हुई धारा के समानुपाती होती है, ये अपन ने फर्स्ट लॉ में देखा था। तो अतः एक निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित होती है वह आयनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है, यानी जितने आयंस गति करेंगे उनके योग के समानुपाती धारा उस विलयन से प्रवाहित होगी, और एक आयन के द्वारा जो विद्युत की मात्रा ले जाई जाती है वह उस आयन की गति के समानुपाती होती है। यानी कोई आयन है उसकी गतिशीलता, आयंस हैं उनकी गतिशीलता है, उनका योग विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और किसी पर्टिकुलर आयन के द्वारा ले जाई गई विद्युत की मात्रा है वो उसकी गति के समानुपाती होती है, यानी जो गति है वो प्रोपोर्शनल होती है विद्युत की मात्रा के। तो इसके लिए अभिगमनांक को डिफाइन किया गया कि कुल प्रवाहित विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन ले जाता है वह उस आयन का क्या कहलाता है, अभिगमनांक। गमन यानी अपने साथ ले जाता है, तो कोई भी आयन अपने साथ जितनी धारा ले जा रहा है तो टोटल धारा का वो पार्ट जो वो आयन अपने साथ ले जा रहा है उस आयन का क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। यदि धनायन की गति U+ है और ऋणायन की गति U- है तो धनायन का अभिगमनांक क्या होगा, धनायन द्वारा ले जाई गई धारा बटे कुल धारा, तो धनायन द्वारा ले जाई गई हो गई Q+, टोटल हो गई Q++ Q-, तो ये हो गई T+ या धनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन। इसी तरह ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा T- = U- अपॉन U++ U-, यानी ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा बटे कुल विद्युत धारा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा T+ + T- = 1।
अतः किसी भी एक आयन के लिए अपन को ट्रांसपोर्ट नंबर पता है तो अपन दूसरे के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे T+=1 - T-। अब आएंगे फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो जनरली किसी भी आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर को सेल का विद्युत वाहक बल या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा इफेक्ट नहीं करती है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो है कंसंट्रेशन। तो विलयन की जैसे जैसे अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसके अभिगमनांक में भी वृद्धि होगी, जिसे अपन निम्न ऑनसेगर समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। ये कंडक्टेंस जैसी ही है, सिर्फ अपन ने यहाँ लैम्डा की जगह एन और एन नोट रख दिया है, जो कि अनंत अनुता पर आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर है। अब यदि किसी विलयन में शंकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कंसंट्रेशन से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे CdI2 है। इसमें कैडमियम के ट्रांसपोर्ट नंबर के मान सांद्रता बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये जो CdI2 है ये एक इक्विलिब्रियम CD+2 2i के साथ साम्य में रहता है। जब ये 2i इससे अगेन रिएक्शन करते हैं तो एक संकुल का निर्माण होता है, और ये जो संकुल है इसकी सांद्रता यदि CdI2 की सांद्रता अधिक होती है तो ये इस प्रकार का संकुल बना लेता है, जिसके कारण इसके ट्रांसपोर्ट नंबर का मान अधिक सांद्रता पे कम हो जाता है। टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है आयंस की गतियाँ एक दूसरे के पास आने लगती है, यानी धनायन की गति यदि बढ़ रही है तो ऋणायन की कम होकर इक्वल आने लगती है। जो जनरली जो T++T- = 1 है, यानी 1 की वैल्यू लगभग 0.5 के करीब आने लगती है। थर्ड है विद्युत अपघट्य की नेचर, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी ट्रांसपोर्ट नंबर को अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे सोडियम प्लस के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान NaCl, NaBr और NaNO3 में अलग अलग होता है, जिसका कारण ये दिया जाता है कि किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर उसके साथ संबद्ध अन्य आयन जैसे Cl-, Br-, NO3- इन पे भी डिपेंड करता है, यानी इनकी गतिशीलता भी Na+ के ट्रांसपोर्ट नंबर को इफ़ेक्ट करती है। फोर्थ है हाइड्रेशन ऑफ आयन्स, यानी आयनों का जल योजन। यदि किसी भी आयन का जल योजन ज़्यादा होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा, क्योंकि जल योजन ज़्यादा होने से उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो जिससे उससे द्वारा ले जाई गई धारा की मात्रा कम हो जाएगी। फिफ्थ है जटिल या शंकुल यौगिकों का निर्माण, जिसे अपन एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर भी कहते हैं। तो यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में शंकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसके अभिगमनांक का मान डिफरेंट होता है, जिसे अपन असामान्य अभिगमनांक कहते हैं। जैसे 0.05 NCdI2 में कैडमियम का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है 0.402, लेकिन यदि अपन इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया यानी 0.50 नॉर्मल कर दिया तो इसके ट्रांसपोर्ट नंबर का मान हो गया 0.005। इसका कारण ये होता है कि CdI2 की ज़्यादा कंसंट्रेशन पे CdI2 एक शंकुल CdI4- 2 का निर्माण करता है, जिसमें Cd धनायन के साथ साथ ऋणायन की फॉर्म में भी आ जाता है, और इसी कारण इसका ट्रांसपोर्ट नंबर घटकर लगभग 0 पहुंचने लगता है, जिसे अपन इसका एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। तो ये था अपना ट्रांसपोर्ट नंबर और इसे इफेक्ट करने वाले कारक। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इसकी 2 विधियां हैं, एक है हिटॉफ विधि, एक है चल सीमा विधि, जिसके द्वारा अपन किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।